हाय एवरीवन, सभी छात्रों को HDIS विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी IAS में 2016 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप अगर आपने सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं डेली 5-5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराता हूं, जो आपके लिए आगामी यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही कारगर साबित सिद्ध होगा। हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। प्रश्न है, जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रोपित हो जाते हैं जिसमें हम बड़े होते हैं। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियां एवं मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज की नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। प्रश्न के अनुसार पूछा गया है, पहला है, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा पॉइंट है, ऐसी अवांछनीय आवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिए आवश्यक सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी एवं कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है। सबसे पहले हम प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रश्न के अनुसार जो जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार हम उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स परिवार, शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक अनुभवों से निर्मित होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता, न्याय, सहिष्णुता एवं संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप नागरिकों एवं लोकसेवकों की अभिवृत्तियां होना आवश्यक है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। शिक्षित भारतीयों में विद्यमान अवांछनीय मूल्य: जातिवाद, लिंग भेद एवं सामाजिक पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं पक्षपात, असहिष्णुता, कट्टरता एवं भिन्न मतों के प्रति अस्वीकार्यता, उपभोक्तावाद, भौतिक सफलता को नैतिकता से ऊपर रखना, ये हमारे शिक्षित भारतीयों में विद्यमान अवांछनीय मूल्य हैं। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति एवं पर्यावरण के प्रति उदासीनता। अब हम प्रश्न बी के अनुसार उत्तर देंगे। अभिवृत्तियों में परिवर्तन एवं लोकसेवकों में सामाजिक नैतिक मूल्यों का संवर्धन, मूल्यपरक एवं संवैधानिक शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण, परिवार, विद्यालय एवं मीडिया द्वारा सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत करना, संवाद, सामुदायिक सेवा एवं विविध सामाजिक समूहों से संपर्क बढ़ाना, लोक सेवकों के लिए नैतिकता, सहानुभूति, संवेदनशीलता एवं आचार संहिता पर नियमित प्रशिक्षण देना। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, नेतृत्व द्वारा आदर्श आचरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा पुरस्कार दंड प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन करना। और हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमको 150 शब्दों में लिखना है, इसीलिए हम प्रश्न के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। संवैधानिक नैतिकता, करुणा, निष्पक्षता एवं लोकहित की भावना का विकास ही लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला है। ऐसी अभिवृत्तियां न केवल बेहतर नागरिक बनाती हैं, बल्कि लोकसेवकों को ईमानदार, उत्तरदायी, संवेदनशील एवं जनोन्मुख प्रशासक बनने में भी सक्षम बनाती हैं।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। प्रश्न पूछा गया, चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। दूसरा पॉइंट है, इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। हमें प्रश्न ए और बी के अनुसार उत्तर को देना है। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। क्रोध एक स्वाभाविक मानवीय संवेग है, परंतु अनियंत्रित होने पर यह विवेक, निर्णय क्षमता एवं संबंधों को प्रभावित करता है। भगवत गीता के अनुसार क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और अंततः बुद्धि का नाश होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। क्रोध से उत्पन्न नकारात्मक संवेग एवं अवांछनीय व्यवहार देखेंगे। पहला पॉइंट है, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध एवं निराशा जैसे नकारात्मक संवेगों को बढ़ाता है। आवेगपूर्ण निर्णय, हिंसा, अपशब्द एवं आक्रामक व्यवहार को जन्म देता है। परिवार एवं कार्यस्थल पर विश्वास, सहयोग और टीम भावना को कमजोर करता है। तनाव, अवसाद, उच्च रक्तचाप तथा मानसिक असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है, नैतिक मूल्यों एवं व्यवसायिक आचरण में गिरावट लाता है। हम प्रश्न बी के अनुसार उत्तर अब हम प्रश्न बी के अनुसार उत्तर को देंगे। क्रोध का प्रबंधन एवं नियंत्रण, आत्म जागरूकता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस, ध्यान, योग, प्राणायाम एवं माइंडफुलनेस का अभ्यास, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर कर विचार करना तथा सकारात्मक संवाद अपनाना, नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम एवं तनाव प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग, सहानुभूति, क्षमा एवं आत्मचिंतन की आदत विकसित करना। और हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्रोध पर नियंत्रण दमन नहीं बल्कि उसका रचनात्मक प्रबंधन है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म अनुशासन और नैतिक मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति क्रोध को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर व्यक्तिगत, सामाजिक एवं प्रशासनिक जीवन में प्रभावी नेतृत्व स्थापित कर सकता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही वैधानिक, तार्किक, लॉजिकल, रिलेशनल प्राधिकार पर आधारित होती है। इसलिए लोक प्रशासन में व्यक्तिगत नैतिकता के बजाय कर्तव्य, नियम, निष्पक्षता एवं संस्थागत उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाती है। यही अधिकारी तंत्रीय नैतिकता का आधार है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वेबर के मत के समर्थन में लोक सेवक का दायित्व कानून एवं संविधान के अनुरूप कार्य करना है, न कि व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर। अगला पॉइंट है, निष्पक्षता, समानता, गोपनीयता एवं राजनीतिक तटस्थता प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत नैतिक निर्णयों से मनमानी एवं पक्षपात की संभावना बढ़ सकती है। अब हम समालोचनात्मक विश्लेषण देखेंगे। केवल नियम आधारित दृष्टिकोण संवेदनहीन एवं यांत्रिक प्रशासन को जन्म दे सकता है। गांधी, राल्स और अमर्त्य सेन के अनुसार करुणा, न्याय एवं मानव गरिमा भी
प्रशासनिक निर्णयों को आधार होने चाहिए। निर्णयों का आधार होने चाहिए। भारतीय प्रशासन में संवैधानिक नैतिकता, नागरिक केंद्रित शासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व अधिकारी तंत्री नैतिकता को मानवीय मूल्यों से संतुलित करते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। बीवर का दृष्टिकोण प्रशासनिक निष्पक्षता हेतु महत्वपूर्ण है, किंतु आदर्श लोक प्रशासन वही है जो अधिकारी तंत्री नैतिकता, व्यक्तिगत सदाचार और संवैधानिक मूल्यों का संतुलित समन्वय हो। यही सुशासन तथा लोकहित का वास्तविक आधार है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग की एक नई स्नातक ग्रेजुएट को एक प्रतिष्ठावान रासायनिक उद्योग में नौकरी मिली है। वह कार्य को पसंद करती है, वेतन भी अच्छा है, फिर भी कुछ महीनों के पश्चात इत्तेफाक से उसने पाया कि उच्च विषाक्त अवशेष को गोपनीय तरीके से नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। यह अनुप्रवाह में रहने वाले ग्रामीणों जो पानी की आवश्यकता के लिए नदी पर निर्भर हैं के स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। वह विचलित है और वह अपनी चिंता सहकर्मियों को प्रकट करती है जो लंबे समय से कंपनी के साथ रहे हैं। वह उसे चुप रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो भी इस विषय का उल्लेख करता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं ले सकती, क्योंकि वह अपने परिवार की एकमात्र जीविका चलाने वाली है तथा उसे अपने बीमार माता पिता एवं भाई बहनों का भरण पोषण करना होता है। प्रथमतः वह सोचती है, यदि उसके वरिष्ठ चुप हैं तो वह ही क्यों अपना गर्दन बाहर निकाले, परंतु उसका अंतःकरण नदी को एवं नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। अंतःकरण से वह महसूस करती है कि उसके मित्रों द्वारा चुप रहने का दिया गया परामर्श उचित नहीं है, यद्यपि वह उसके कारण नहीं बता सकती है। वह सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तथा वह आपका परामर्श पूछती है। पहला पॉइंट है, चुप रहना उसके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है। यह दर्शाने के लिए आप क्या तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप उसे कौन सा रास्ता अपनाने की सलाह देंगे और क्यों देंगे? इन दोनों के अनुसार हमें उत्तर देना है। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। यह प्रकरण व्यक्तिगत हित एवं लोकहित, रोजगार, सुरक्षा एवं नैतिक दायित्व तथा अंतःकरण एवं संगठनात्मक दबाव के बीच नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। एक लोक सेवक या पेशेवर का सर्वोच्च दायित्व जनहित और पर्यावरण संरक्षण है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रश्न एक के अनुसार हम उत्तर देंगे। चुप रहना नैतिक रूप से उचित नहीं, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा कांड के अनुसार अन्याय देखकर मौन रहना नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन है। उपयोगितावाद, हजारों ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा एक व्यक्ति के निजी हित से अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, सद्गुण नैतिकता, साहस, सत्यनिष्ठा और करुणा मौन रहने की अपेक्षा कार्रवाई की मांग करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, संवैधानिक मूल्य। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण और जीवन के अधिकार की रक्षा आवश्यक है। अगला पॉइंट है, मौन रहना कंपनी के अवैध कार्य में परोक्ष सहभागिता के समान होगा। अब हम प्रश्न बी के अनुसार उत्तर देंगे। सलाह, पहले तथ्य एवं साक्ष्य सुरक्षित करें, आंतरिक शिकायत तंत्र और वरिष्ठ प्रबंधन को लिखित सूचना दें, कार्रवाई न होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सक्षम प्राधिकरण को सूचित करें तथा व्हील्स ब्लोअर संरक्षण का उपयोग करें। साथ ही अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं वैकल्पिक रोजगार की तैयारी रखें। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं।
नैतिक साहस का अर्थ लापरवाही नहीं बल्कि विवेकपूर्ण, वैधानिक और चरणबद्ध कार्रवाई है। ऐसा मार्ग ही लोकहित, पर्यावरण संरक्षण, पेशेवर नैतिकता और अंतःकरण चारों की रक्षा करता है। अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। खनन, बांध और अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिकांशतः आदिवासियों, पहाड़ी निवासियों एवं ग्रामीण समुदायों से अर्जित की जाती है। विस्थापित व्यक्तियों को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है, फिर भी भुगतान प्रायः धीमी गति से होता है। किसी भी हालत में विस्थापित परिवार लंबे समय तक जीवन यापन नहीं कर पाते। इन लोगों के पास बाजार की आवश्यकता अनुसार किसी दूसरे धंधे में लगने का कौशल भी नहीं होता है। वह आखिरकार कम मजदूरी वाले आवर्जिक प्रवासी श्रमिक बन जाते हैं। इसके अलावा उनके सामुदायिक जीवन के परंपरागत तरीके अधिकांशतः समाप्त हो जाते हैं। अतः विकास के लाभ उद्योगों, उद्योगपतियों एवं नगरीय समुदायों को चले जाते हैं, जबकि विकास की लागत इन गरीब असहाय लोगों पर डाल दी जाती है। लागतों एवं लाभों का यह अनुचित वितरण अनैतिक है। यदि आपको ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए अच्छे मुआवजे एवं पुनर्वास की नीति का मसौदा बनाने का कार्य दिया जाता है तो आप इस समस्या के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखेंगे एवं आपके द्वारा सुझाई गई नीति के मुख्य तत्व कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। विकास आवश्यक है, परंतु समावेशी एवं न्यायपूर्ण विकास ही नैतिक रूप से स्वीकार्य है। संविधान के अनुच्छेद 21, 46 तथा न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के अनुरूप विकास का भार कमजोर वर्गों पर नहीं डाला जा सकता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मेरा दृष्टिकोण पीपुल फर्स्ट डेवलपमेंट अर्थात विकास के साथ पुनर्वास वाले विस्थापन बाद में। सबसे पहले हम नीतियों के प्रमुख तत्व देखेंगे। पूर्व, स्वतंत्र एवं सूचित सहमति तथा ग्राम सभा की प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए। भूमि के बदले भूमि, जहां संभव न हो वहां बाजार मूल्य से अधिक समयबद्ध एवं पारदर्शी मुआवजा। पुनर्वास वाले परियोजना बाद में। आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाएं। परिवार के एक सदस्य को रोजगार अथवा कौशल विकास एवं स्वरोजगार सहायता। जीविका सुरक्षा हेतु मासिक निर्वाह भत्ता, सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका पैकेज देना। लाभ साझेदारी मॉडल, रॉयल्टी, इक्विटी, CSR के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। आदिवासी संस्कृति, धार्मिक स्थलों एवं सामुदायिक पहचान का संरक्षण करना। स्वतंत्र सामाजिक प्रभाव आकलन, CIA, शिकायत निवारण तंत्र, नियमित सामाजिक अंकेक्षण करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सच्चा विकास वही है जो किसी को पीछे न छोड़े। न्यायपूर्ण मुआवजा, सम्मानजनक पुनर्वास और आजीविका की अस्थायी व्यवस्था अपनाकर ही विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। बच्चों, हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास जो आपको GS एथिक्स में बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो HDIS में धन्यवाद।